चित्ररत्नखचितं दिव्यस्तरणं संयुक्तं स्वर्णसिंहासनचारुगृहेषु देवी सरस्वती पूजिता। रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यं करं शुभम् आसनं च माया दत्तं गृहाण हे परमेश्वरी, गृहाण हे परमेश्वरी, गृहाण हे परमेश्वरी। नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था भारतीय संविधान के बारे में कि संविधान हमारा क्यों ज़रूरी है, और हमारे पड़ोसी देशों के जो संविधान है उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने की थी। यदि संविधान नहीं होगा तो क्या होगा कि लोग निरंकुश सत्ता अपनाएंगे और जो सत्ता में जो लोग होंगे वो अपने सत्ता का फ़ायदा उठाएंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के कुछ आयामों का अध्ययन करेंगे और इन बातों को समझेंगे कि कुछ जो खास आदर्श है और नियम हैं उसको किस रूप से ग्रहण करते हैं। अब है हमारा भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। 20वीं सदी तक आते आते राष्ट्रीय कांग्रेस जो आंदोलन जो था कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था उन्होंने खुद नहीं बनाए थे, इसलिए वो अब जो हमारा भारत स्वतंत्र होने जा रहा था तो उसका जो संविधान था वो स्वयं बनाना चाहते थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और इसके कामकाज के नियम क्या हों। यह काम किसी एक आदमी के बस में नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया था जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही। संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके बीच में एकता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। जो ऊपर चित्र दिखाया गया है उसमें ये चर्चा करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं जो संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य थे। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो कोई भाषा थी एक थी और न ही धर्म और न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा गया जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा काल्पनिक दस्तावेज जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता की प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका का काफ़ी जोर दिया। अर्थात हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया था उसमें सभी लोगों को समान भागीदारी
प्रदान की थी कि जो भी हमारा कार्य, जितने भी कार्य होंगे देश में, सभी लोगों को मिलाकर एक साथ में फैसला लिया जाएगा। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों को उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनमें इस दस्तावेजों को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह से हल किया। तो सबसे पहले है संघवाद। इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। यानी हमारे देश में 3 स्तर की सरकारें हैं, पंचायती राज है और राज्य सरकारें हैं और भारत सरकार है। तो हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में हमने कक्षा 6 में पढ़ा है। कक्षा 7 में हमने राज्य सरकार के कामकाज को देखा। अब जो 8वीं कक्षा की बुक है, इसमें हमने केंद्र सरकार को हम पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोगों को पूरे देश में फैसला लेने न लगे। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले भी लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। यानी कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार भी अपने फैसले ले सकती है, पर कुछ विषयों में केंद्र सरकार के फैसले ही राज्य सरकारों को मानने पड़ते हैं। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई है, जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा दूसरा है संसदीय शासन पद्धति। हमारे संविधान ने सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव जो है लोग स्वयं करते हैं। कक्षा 7 की जो बुक थी उसमें कांता की कहानी दी गई थी। वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क में भी आधारित है। ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों को सीधी भूमिका होती है। यानी जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का पूर्ण कर चुका है उसे वोट देने का यानी अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। इससे अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। और लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। अगला है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वो होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में हमने पाठ 3 में हम पढ़ेंगे। सरकार को किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।